डीडीसी के मेम्बरान हों, चेयरपर्सन हो, वाइस चेयरपर्सन हो, उनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हो गई और मुलाकात के बाद बाहर आकर उन्होंने बात की मीडिया के साथ। और आज सुबह जम्मू के प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सप्रेस की फ्रंट पेज की लीड खबर है कि डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को लेकर ये कहा गया है कि मेयर की जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में पोजीशन है वही पोजीशन चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की रहेगी। और उसके अलावा भी सीडीएफ को लेकर बात हुई है कि 2 करोड़ के करीब करीब उनको सीडीएफ दिया जाएगा और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन देश भर में जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें ना तो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की लड़ाई है ना प्रोटोकॉल की लड़ाई है। मामला है गांव देहात की तरक्की का। क्या जम्मू कश्मीर में जो कल बातें हुई हैं और जो कुछ गवर्नमेंट ने एग्री किया है, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस नेता और डीडीसी मेंबर सुरनकोट से शाहनवाज चौधरी। शाहनवाज जी, कल आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुई, लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम भी वहां पर थे। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ एग्रीमेंट्स हुए और किन चीज़ों पर उन्होंने आपकी बात मानी है और क्या क्या उन्होंने आपसे वादे किए हैं? पहले तो शुक्रिया जुनैद भाई। कल बहुत अच्छी मुलाकात गवर्नर साहब से रही और चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ मौजूद थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट डीडीसी जम्मू कश्मीर की कोऑर्डिनेशन कमेटी के कुछ सदस्य हम कल मिले उनसे और बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई और हमने समझाने की कोशिश की गवर्नर साहब को कि देखिए, जिस पर्पज़ के लिए आपने चुनाव करवाए थे, इलेक्शंस करवाए थे, कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है उसका कंसेप्ट जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से लागू हो, पंचायती राज एक्ट लागू हो, तो आपको इस इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करना पड़ेगा। हम किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि क्योंकि हम फाउंडर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं इस इंस्टीट्यूशन के जम्मू कश्मीर में, लेकिन हम यहाँ नहीं रहने वाले, यहाँ आगे और लोग फ्यूचर में चुन के आएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को एम्पावर किया जाए और जो वादा सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया था वो पूरा किया जाए। और हमने उनसे डिटेल में जो है हमने उनसे डिस्कस किया कि आप जो हमारा चेयरमैन वाइस चेयरपर्सन जो है, जिस तरह देश के अन्य राज्यों में जिस तरीके से जो है उनको अच्छा स्टेटस दिया गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि हकीकत ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो तब तक नहीं सुनती कि जब तक आपके पास स्टेटस नहीं है। अगर आपके स्टेटस नहीं है, आप डोर नॉक करता रहे, जितना मर्जी हैमर से मारते रहें, ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनने वाली। तो इसलिए जब तक आप ताकत नहीं देंगे तो तब तक नहीं पॉसिबल है। क्यों क्या कहा गवर्नर साहब ने? तो इसके अलावा हमने उनको तो स्टेटस के लिए कहा, फिर हमने ये भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड और एक प्लानिंग कमेटी अलग रखी है, तो जो प्लानिंग कमेटी है उनका इन्होंने एमपी को चेयरमैन रखा है, उसमें भी डीडीसी मेंबर्स उस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। तो हमने कहा कि जिस प्लानिंग कमेटी में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर नहीं बैठेंगे तो इसका मतलब उस प्लानिंग में रोल ही नहीं रहेगा। जो वहाँ प्लानिंग तय होगी उसमें डीडीसी मेंबर्स का रोल ही नहीं होगा, तो वो भी मेंबर्स होने चाहिए। और इसके अलावा जिस तरीके से हिमाचल में, दूसरे कुछ स्टेट्स में आपके पास कुछ स्पेशल जो फंड्स अवेलेबल रहते हैं, आप सीडीएफ कह लीजिए, उस तर्ज पे जो है कुछ फंड्स हो, ताकि हम इमीडिएटली कोई प्रोजेक्ट टेकअप करने हों, हमें कॉन्स्टिट्यूंसीज में इमीडिएटली, पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ कुछ काम करने पड़े तो हमारे पास कुछ हो कि हम इमीडिएटली रिड्रेस लोगों के इश्यूज़ कर पाएँ। तो इन सब इश्यूज़ को बड़ा पेशेंटली उन्होंने सुना और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम जम्मू कश्मीर जो डीडीसी पूरा इंस्टीट्यूशन है इसको पूरी ताकत देंगे। और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को ये कहा कि आप इसको ड्राफ्ट करिए पूरे तरीके से, और ड्राफ्ट के दौरान ये भी कहा कि आप ड्राफ्ट के दौरान जो है जो डीडीसी की कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनसे भी आप बीच में कंसल्ट करिए और बातचीत करके एक अच्छा जो है ड्राफ्ट बनाइए। और हम ये चाहते थे, हमने उनको ये कहा है कि आप ऐसा ड्राफ्ट बनाइए कि ये पूरे देश के लिए रोल मॉडल हो और आज के बाद पूरे मुल्क में ये मिसाल ली जाए कि जो जम्मू कश्मीर का जो पंचायती राज एक्ट जिस तरीके से लागू हुआ है, जिस तरह एम्पावर किया गया है, इसी तरीके से पूरे देश में जो है बाकी रियासतें भी उसको आने वाले दिनों में लागू करें। मेरी समझ में इसलिए ये बात नहीं आ रही क्योंकि एक संवैधानिक संशोधन के ज़रिए बाज़ाब्ता पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट हुई और उस अमेंडमेंट की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने निकाली
और ये सारी की सारी अमेंडमेंट 31 अक्टूबर 2019 और 31 अक्टूबर 2020 के बीच में जो एक साल का पीरियड था, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट को प्रॉपरली जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करना था, तो एक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई और उस अमेंडमेंट का नतीजा है जो कुछ है। आपसे ये कहा जा रहा है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उसमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट और प्लानिंग बोर्ड का हिस्सा या जो प्लानिंग कमेटी की आप बात कर रहे हैं, उसका चेयरपर्सन तो मेंबर पार्लियामेंट होता है, उसमें सदस्य मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है। जब आप वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की बात करते हैं, आपको जो आज अखबार में आया उसके मुताबिक आपको मेयर का स्टेटस मिलेगा, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को मेयर का स्टेटस मिलेगा। इसका मतलब वो मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए से तो ऊपर निकल गया। जब वो ऊपर निकल जाएगा, उसके बाद क्या कोई प्रेसिडेंस ऐसा है जिस प्रेसिडेंस के तहत आप एक मीटिंग में डीडीसी के चेयरपर्सन को एमपी के ऊपर बिठाएंगे, डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन को मेंबर पार्लियामेंट को? क्या ये संभव है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और अगर अब संशोधन होना है कानून के अंदर, तो उसके लिए दोबारा आपको पार्लियामेंट जाना है, क्योंकि रूल्स के अंदर बदलाव नहीं है ये आप एक्ट के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा आपको, अगर आपको डीडीसी के चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन को एम्पावर करना है। मुझे ज़रा समझाइए प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है ये तमाम चीज़ें? रूल्स में संशोधन हो सकते हैं, रूल्स में बदलाव जो है वो लोकल लेवल पे लाया जा सकता है, पर कानून में तो बदलाव पार्लियामेंट के थ्रू आएगा जब तक हम यूनियन टेरिटरी हैं। देखिए, हमने उनको ये कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड और जो प्लानिंग कमेटी है इसको मर्ज कर दें, इसको आप मर्ज कर दें और एक करें। होना ये चाहिए कि जो चेयरपर्सन है वो बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता करे, वही चेयरमैन रहे, जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में भी है। बाकी स्टेट्स में भी जो प्लानिंग बोर्ड है उसका चेयरमैन जो है, जो जिला पंचायत या कह लीजिए या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन, वही अध्यक्षता करता है। यहाँ पे इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रखा था, तो हमने गुजारिश की है कि चेयरपर्सन करे। और अगर कहीं रूल्स में चेंजिंग करनी पड़े, देखिए एक्ट तो जो 73rd अमेंडमेंट है, एक्ट है, वो तो साफ कहता है, एक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो रूल्स इन्होंने फ्रेम किए हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये रूल्स उसमें फ्रेम कर सकते हैं। इसको थोड़ा टेक्निकल तरीके से लीगली और देखना पड़ेगा, हम इसको स्टडी करेंगे। और अगर कहीं सपोज कहीं जाके वापस पार्लियामेंट से भी कराना पड़े, तो मुझे नहीं लगता, जब जम्मू कश्मीर के लिए इतने अमेंडमेंट्स हुई, इतना स्पेशली जब आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आपके लिए प्रायोरिटी है, तो अगर आपने कहीं कुछ बीच में गलती की है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो चेयरपर्सन जो है वो चेयर करना चाहिए ज़िला की जो मीटिंग है, और प्लानिंग जो कमेटी है उसके मेंबर्स डीडीसी मेंबर्स होने चाहिए। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात है। अगर आप प्रोटोकॉल प्रेसिडेंस में आप अगर ऊपर कर देते तो आप उसको चेयरपर्सन बना दीजिए। जहाँ रूल में चेंज करना है आपको तो आप कर दीजिए। ये तो बात हो गई कि आपने कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से हो रही हैं, तो ये चीज़ें भी मुमकिन हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि असल लड़ाई किस चीज़ की? क्या वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की लड़ाई है? क्या तनख्वाह की लड़ाई है? या जो मूलभूत जब से पंचायतें जम्मू कश्मीर में बनी हैं, सरपंच ताकत के लिए लड़ाई लड़ रहा है, बीडीसी चेयरमैन बीडीओ को नाराज़ करता है तो बीडीसी चेयरमैन बदल दिया जाता है, कल डीडीसी का मेंबर जो है किसी अफसर को नाराज़ करेगा तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई। तो लड़ाई किस चीज़ की? क्या वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है, या असल में लड़ाई ये है कि आप चाहते हैं कि ताकत जो डीडीसी में होनी चाहिए वो ताकत आपको रिस्टोर की जाए? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, पहले तो मैं साफ़ कर दूं कि पैसे की कोई लड़ाई नहीं है। हमने कल भी गवर्नर साहब को साफ़ किया कि हमें ऑनरेरियम की लड़ाई नहीं है, हमें ऑनरेरियम मत दीजिए, हमें ऑनरेरियम 1 रुपया भी देंगे हम वो भी तस्लीम करेंगे ना। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का सिर्फ सवाल है कि आप सिर्फ हमें स्टेटस दे दीजिए, वो भी नहीं मांगा। वारंट ऑफ स्टेटस इसलिए ज़रूरी है, प्रोटोकॉल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने खुद कहा कि सरपंच के पास पावर्स, तो नाम कहने को तो सरपंच के पास पावर्स है, मगर कोई सरपंच की सुनता नहीं है। बीडीसी का आपने चुनाव करवाया तो आपने खुद ही हकीकत बता दी कि बीडीसी की ब्यूरोक्रेट्स पोजीशन नहीं है, सुनते नहीं है। तो अगर आपने स्टेटस प्रोटोकॉल नहीं दिया तो सुनवाई कहाँ होगी डीडीसी मेंबर की? डीडीसी मेंबर या डीडीसी वाइस चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन के पास स्टेटस नहीं है, वो चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट के दफ्तरों में घूमता रहेगा, दफ्तरों में जाकर उसको कोई पूछेगा ही नहीं। तो जब तक आपके पास एक अथॉरिटी नहीं होगी तब तक आप ब्यूरोक्रेसी में कैसे काम करवाएंगे? तो सिर्फ अथॉरिटी के लिए, और जब आप अथॉरिटी मिल जाएगी तो फिर जो है आप किसी को भी जब कहोगे, किसी अथॉरिटी के साथ कहोगे, उसको वो काम करना पड़ेगा, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट को। अल्टीमेटली जो पर्पस है वो ये है कि ताकत दी जाए।
कि जो डीडीसी इंस्टीट्यूशन में चुन के लोग आए हैं उनको ताकत दी जाए, उस ताकत के बल पे उसकी सुनवाई हो, वो कुछ काम करवा सकें। ठीक। हकीकत ये है, आप मेरी विधानसभा की बात ले लीजिए, मेरी असेंबली की, मेरे इलाके की बात कर लीजिए, इतना पिछड़ा हुआ इलाका है। आप कभी खुद विजिट करिए, आपको लगेगा कि अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है 70 साल भी बाद वहाँ नहीं है। अगर आप लोगों के मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ जहाँ आज भी जिस गांव में आज भी जो तारें पोल पे लटक रही हैं, तो उनकी उम्मीदें हैं कि वहाँ पोल लगे। जहाँ बिजली सही तरीके से नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर लगें, स्कूलों की हालत बेहतर हो। इसके अलावा रोड्स का बहुत बुरा हालत है। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि अगले 5 साल में मैं ये काम करवाऊंगा। जब मुझे रिक्वेस्ट लेके घूमना पड़ेगा अफसरों के पास और मेरी कोई सुनेगा ही नहीं और वो काम होंगे ही नहीं, तो फिर कहाँ से डेवलपमेंट होगी? डेवलपमेंट तब होगी जब मेरे पास अथॉरिटी होगी। मैं जब किसी डिस्ट्रिक्ट अफसर को बोलूँगा, लिख के दूंगा कि ये सड़क का काम प्रोजेक्ट में इस बार रखना है, तो वो सड़क में उस प्रोजेक्ट में वो मैंडेटरी है कि वो रखे। तो इसलिए अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसको पूरे तरीके से ताकत दी जाए अल्टीमेटली, ताकि उस ताकत के बलबूते पे हम जो है काम करवा सकें। एक और चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही, 2 करोड़ के करीब करीब CDF की बात आज अखबार में आई है। 280 आप मेंबरान हैं, आप उसको 2 से ज़रब देते हैं तो 460 करोड़ के करीब करीब ये बनता है। 90 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने जाने वाले हैं, 5 करोड़ रुपया उनका CDF होता है, 450 करोड़ रुपया वो बनता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 930 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स के पास और जैसा कि डीडीसी मेंबर्स के पास कहा जा रहा है उनके पास होगा। उसके अलावा कल जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के, जाहिर सी बात है, मेंबरान भी कहेंगे जी हमें भी दे दो। तो आप यूँ समझ लीजिए 2000 करोड़ रुपया आपने सिर्फ इन 2 इंस्टीट्यूशनों को देना है कि आप जम्मू कश्मीर में जो है डेवलपमेंट के काम करें। क्या प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है कि आप 460 करोड़ रुपया जो है वो आप डीडीसी मेंबरान को देंगे, आप 450 करोड़ के करीब करीब MLAs को देंगे? क्या प्रैक्टिकली ये चीज़ आपको पॉसिबल नज़र आ रही है, जिस तरह के हालात, माली हालात जम्मू कश्मीर के अक्सर बेशतर रहते हैं? देखिए, CDF किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता, वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए होता है। हिमाचल प्रदेश में 2 करोड़ रुपए जो है वो हर डीडीसी मेंबर को CDF फंड मिलता है और उस रियासत में मिलता है। फिर मुझे ये बताइए, सुरनकोट में आपके पूर्व MLA के पास 5 करोड़ था, उससे पहले वाले MLA भी करोड़ बहुत लिए हैं। तो सुरनकोट में आज भी गांव देहात में सड़क नहीं है। आज भी बहुत सारे गांव आपके सुरनकोट के ऐसे हैं जहां पर बिजली की तारें जो हैं वो बिजली के खंभों के ऊपर नहीं, पेड़ों के ऊपर लटकी हुई हैं। तो मुझे बताइए, जब 5 करोड़ में ये नहीं हुआ तो 2 करोड़ में कौन सा कमाल हो जाएगा? देखिए, ये तभी तो फिर लोगों ने चेंज लाया, तभी तो सारी पुरानी लीडरशिप रिप्लेसमेंट। आप देखिए इस इलेक्शन में लोगों ने कितना चेंज लाया है, लीडरशिप नए फेसेस को लाया। इसीलिए लाया, लोगों को उम्मीदें हैं कि जो नहीं हुआ वो ये करेंगे। लेकिन जिनके पास पावर्स थी, अगर वो नहीं कर पाए, हमारे पास अगर पावर्स नहीं होंगी तो हम क्या कर पाएंगे? लेकिन शाहनवाज जी, ये भी कहा जाता है कि CDF का असल में जो इस्तेमाल आज तक हुआ है वो ये हुआ है कि जनाब मैं आपको 1 करोड़ का काम दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें से मेरा 20 लाख रुपया मेरा है, बाकी आप कर लें, आपने जो करना है, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये आज तक CDF के साथ होता रहा, ये इल्ज़ाम लोग लगाते रहे हैं। तो कहीं यही तो नहीं है, मतलब मामला कहीं यही तो नहीं है? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है और ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सब ने किया है। बहुत सारी ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनमें CDF MLAs ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और वो डेवलपमेंट दिखती है ग्राउंड पे। जहाँ नहीं हुआ, जिन्होंने उसको मिस यूज़ किया है, वो वाकई उन इलाकों के लिए बड़ी अनफॉर्चुनेट पार्ट था। आपको लगता है 280 डीडीसी मेंबरान जो हैं, 2 करोड़ अगर उनको CDF मिलता है, उसका मुकम्मल इस्तेमाल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए करेंगे? क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में ये देखा है, जब एक आदमी MLA बनता है तो उसके घर में सोने के लिए जो उसके पास बिस्तर होता है वो बिस्तर भी बड़ा पुराना होता है, और ठीक 6 साल के बाद जब उसका दूसरा टेन्योर होता है तो वो जब अपना प्रॉपर्टी स्टेटमेंट फाइल करता है तो इंसान हैरान होता है कि ये 6 साल में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो आपकी फैक्ट्रियां भी लग गई, आपका घर भी बदल गया, आपकी डबल स्टोरी भी बन गई, आपने जम्मू में 2-3 प्लॉट भी खरीद ली। ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग आपको मिलता है? इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए पैसे की ही ज़रूरत क्यों है? ऐसा क्यों नहीं आप कहते कि जनाब ये पैसा आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिए खर्च करिए, इस पैसे को आप DC के जरिए जब खर्च करते हैं तो कोई अकाउंटेबिलिटी रखिए उसकी, पिछला जो पैसा खर्च हुआ है उसके लिए कोई वाइट पेपर इशू करिए। देखिए, अकाउंटेबिलिटी इसमें भी हो सकती है। आप उनसे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो थ्रू पैसा आया वो ठीक से लगा, या DC के थ्रू जो पैसा आया ठीक लगा। सबसे ज़्यादा जो है करप्शन, ये सबसे ज़्यादा जो
मिस यूज़ हुआ है, वो इन स्कीम्स के थ्रू जो पैसा आया है वो भी बहुत मिस यूज़ हुआ है, ज़्यादा हुआ है। जहाँ तक आपने कहा कि CDF फंड जो हमें अगर मिलता है तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और उसका सवाल आप 5 साल बाद मुझसे पूछ सकते हैं। यही सवाल जो आप पूछे, अगर हमें CDF मिल जाता है तो आप ठीक 5 साल बाद मुझसे ये सवाल पूछिएगा, मैं आपको ब्लैक एंड वाइट पेपर सामने आपको बताऊंगा कि मेरा 5 साल का CDF ये इस्तेमाल हुआ, और ग्राउंड पे आप जाके देख लीजिए। मतलब शाहनवाज भाई, इसका मतलब साफ तौर पर आपका ये कहना है कि लड़ाई असल में पैसे की नहीं, रेन्यूमरेशन की नहीं, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की नहीं, लड़ाई सिर्फ इस चीज़ की है कि सरकारी बाबू DDC मेम्बरान को भी, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन को भी सीरियसली लें, और अगर आपने इस इंस्टीट्यूशन को जम्मू कश्मीर में लाया है, इसको इतना मजबूत कर दें कि 5 साल के बाद जब जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी होगी, वो भी इसके चुनाव करवाएं। ये ना हो कि एक बार करवा के वो कहें कि यार सारे काम तो ये कर रहे हैं तो हमने इस दोबारा कभी पंचायत के जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने ही नहीं है। देखिए, यही लड़ाई पहले भी थी। पहले भी जो है बड़ा बदकिस्मती से जो लोग उस असेंबली वाले इंस्टीट्यूशन में थे, MLAs थे या मिनिस्टर थे, सरकारें थी, वो नहीं चाहती थी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इस मजबूत, इसीलिए पंचायती राज एक्ट लागू नहीं होने दिया। 73rd अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप याद होगा, अब जब मैं जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस का सदर था, अध्यक्ष था, तो हमने 1-1.5 साल लंबा एजिटेशन किया था। हालांकि सरकार हमारी थी, उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमारी साथ में अलायंस में हम लोग सरकार में थे, उसके बावजूद हमने 1-1.5 साल एजिटेशन किए। हमारा ख्वाब था कि ये इम्प्लीमेंट हो। उस वक्त लास्ट में हो भी गया था, फिर सरकार BJP PDP की आई, फिर वो लंबी कहानी है, उन्होंने फिर से वापस रिवर्स कर दिया। बहरहाल आज अच्छी बात है, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन को पूरा एम्पावर किया जाए। और मैं क्यों CDF, एक बात और मैं आपको मिसाल देता हूँ क्यों CDF की ज़रूरत है। मैं अपनी असम्बली की सुरन कोट की बात करूँगा, अपने इलाके की। आज भी आपको पता है PMGSY की इतनी बड़ी इनकलाब आया, स्कीम आई, इतनी सारी स्कीम्स आई, उसके बाद नाबार्ड से लेके, मतलब मैं रोड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, नेटवर्क जोड़ने के लिए नाबार्ड है, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स है, इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भी मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको दावत देता हूँ, आप कभी आएँ, मैं आपको उन इलाकों में ले जाऊँगा कि आपको 2-2 घंटे पैदल जो है पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। लोगों की इतनी बड़ी बस्तियाँ, सड़क आज भी वहाँ नहीं पहुँची है। अब जब हम स्कीम की बात करते हैं, जब मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता हूँ, वो कहते हैं जी ठीक है, एक प्रोजेक्ट में आपकी 1 रोड मुश्किल से आ पाएगी। तो यानी कि मैं अगले 5 साल पूरे डिस्ट्रिक्ट, अपने पूरे इलाके में, मतलब अगले 5 साल में अपने पूरे टेनर में सिर्फ 5 ही सड़कें बनवा पाऊंगा। अगर स्कीम्स की बात करें, उसकी मैं एक खाली सड़क की बात कर रहा हूँ। फिर स्कूलों की कंस्ट्रक्शन को लेके अलग अलग जितने डेवलपमेंट काम है, सबका यही हालत है। तो अगर मेरे पास CDF फंड अवेलेबल होता है तो मैं हर साल 2, 4, 10 स्कूल बना लूँगा, 1 सड़क 2 सड़कें और बनवा लूँगा। अलग अलग जो डेवलपमेंट जो लैक करती है बेसिक फैसिलिटीज़, उन पे मैं और ज़्यादा फोकस कर पाऊँगा। यही एक पर्पज़ है, क्योंकि जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, ऑनगोइंग स्कीम्स में हमारे इलाके इतने अभी भी, मतलब बहुत गलतियाँ हुई हैं पहले, उस वक्त हो जाना चाहिए थे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं हुई। मगर आज की डेट में आप जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, उसमें आप अपने इलाके को एट पार नहीं ला सकते उन इलाकों के जो इलाके आप डेवलप हो चुके हैं, जहाँ सारी सड़कें पहुँच चुकी हैं, अच्छे स्कूल हैं, पानी की पूरी व्यवस्था है। आपको जो ख़ास तौर पे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ कुछ एडिशनल, ज़रूरी नहीं है CDF दे दें, आप कुछ एक्स्ट्रा पैकेज दे दें, आप फंड्स अलग से दे दें, तो हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। बट हमारा पर्पज़ कहते ही पैसा नहीं, आप हमारे हाथ में मत दीजिए पैसा। आप यही पैसा CDF के बजाय आप कह दीजिए कि ये जो 2 करोड़ है हर DDC मेंबर को, ये जो 2 करोड़ रुपए साल का है, ये 1 करोड़ रुपए आप इसमें डेवलपमेंट सड़कों में आप रख सकते हो एडिशनल, 50 लाख का पानी में रख सकते हैं, 50 लाख स्कूल एजुकेशन में रख सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें अल्टीमेटली मकसद ये है कि हमें जो है डेवलपमेंट के लिए फंड्स अवेलेबल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर कांग्रेस नेता शाहनवाज चौधरी से सुन लिया कि मुद्दा असल में वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का बनाया गया है, तो इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाए, इस इंस्टीट्यूशन को इतना ताकतवर बनाया जाए कि आने वाले वक्तों में भी इस इंस्टीट्यूशन में चुनाव हो। यह ना हो कि आपने एक बार चुनाव करवा दिया, दोबारा चुनाव ही ना हो। दूसरा, ऑफिसरान, DDC मेंबरान को, DDC चेयरपर्सन को, वाइस चेयरपर्सन को सीरियसली लें। सिर्फ इतना ही नहीं, BDC का चेयरमैन क्या करेगा, पंच सरपंच क्या करेंगे, उनका काम क्या खत्म हो जाएगा? क्या एम्पावर करना सिर्फ DDC को है? बाकी जो निचले स्तर पर जो लोग वाकई पंचायतों में हैं, जिनको लोगों के साथ सुबह शाम उठना बैठना, उनका क्या होगा? यानी मुकम्मल तौर पर इस पंचायत के इंस्टीट्यूशन का ऊपर से लेकर नीचे तक एम्पावर करने की जरूरत है। लेकिन क्या सरकार जो वादा किया है उस वादे पर पूरा उतरेगी?